Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. Now today we will move to the another one points, that name is the electric quadrupole moments. This electric quadrupole moment is shows the shape of our nucleus, which is gives after the deviations. So just start with some of these details, because the final equations are very easy. I say the final equations are very easy. On that basis we are explaining all the quadrupole moments. देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, जो इसका फाइनल जो इक्वेशन आता है q इज इक्वल टू 2/5 इन ब्रैकेट 3 z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो वाला इक्वेशन आता है ना, वो इक्वेशन बहुत इजी है. उस इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करके भी इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा अलग और बेहतरीन समझने की कोशिश करते हैं. तो हम लोगों को तो एक बात पता है कि जो क्वाड्रपोल मूवमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस का शेप बताते हैं, जो कि डेविएशंस के बाद एग्जिबिट्स होता है. तो जानते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, इट मे बी जनरेटेड टू आइडेंटिकल डाइपोल्स. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर वन इज नथिंग बट द इन्वर्टेड. So in case of the nuclear electric quadrupole movements, ये कब हम मेजर करते हैं, जब वो लोवेस्ट ऑर्डर पे डेविएट होता है और उसका जो चार्ज है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके स्फेरिकल शेप के अंदर. देखो बच्चों, सिंपल है, बहुत सिंपल है. मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज मेजर्ड, जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है, इज मेजर ऑफ द लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ डेविएशन, और इसका जो चार्ज होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल शेप. जब ये स्फेरिकल शेप में चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट मीन्स इसको जब हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर कंसिडर करते हैं, तो जो भी कुछ मूवमेंट होते हैं वो सब मूवमेंट्स को ये क्या कर देता है, वैनिश कर देता है. क्या कर देता है, वैनिश कर देता है. अब हमें एक सिंपल बात पता है, ये जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप, देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं पहले बता देता हूं. अब ये जो हमारा होता है ना, ये जो ऐसा स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन ये पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर भी हो कहते हैं इसको हम लोग. अब ये जो होता है ये सिमेट्री एक्सिस होती है, और ये सिमेट्री एक्सिस को, ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम बाद में देखेंगे, ये होता है ए, और ये सिमेट्री एक्सिस की जो भी रेडियस होती है वो सारी वो डिनोटेड बाय बी से करते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा ओवरलुक कराता हूं मैं यहाँ पे आपको, ठीक है. अब मानो कि ये सिंपल एक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. जो सिमेट्री है, एक्सियल सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्सियल सिमेट्री है, जो एक्सियल सिमेट्री है जेड डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट से, तो वो जो डाइपोल मूवमेंट है उसको वो वैनिश कर देती है. बट उसका जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, वो क्वाड्रपोल मूवमेंट डिनोट करते हैं, इट इज सिंपल क्यू जेड क्यू, क्योंकि ये जेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस देख रहे हैं, और ये सिंपल होता है समेशन आई 3 इंटू जेड आई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस आपको पहले बताया था आर आई स्क्वायर. ये सिंपल वाला इक्वेशन है. अब ये जो क्या है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है आपका, जो कि अलोंग विद द जेड एक्सिस है, वो इतना है, बराबर है. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. और ये कैसा होता है, इट इज फाइनाइट, इट इज फाइनाइट. एंड अनदर वन, द इंट्रिंसिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, intrinsic quadrupole movements of the nucleus with respect to axial symmetry, वो होता है Q0 is equal to integration of rho 3 zi square
माइनस आर आई स्क्वायर इंटू डी टो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या फर्क है? ये जो एक्सियल हमने लिया है, ये जो एक्सियल सिमेट्री लिया है, इसके अंदर ये जो रो और डीटो बताता है, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है उसका वॉल्यूम एलिमेंट। जो भी कुछ हम लोगों ने क्वाड्रापोल मूवमेंट जो वॉल्यूम्स की लिया था, क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट डेविएशन। तो जो डेविएशन का छोटा सा जो पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को जो कि चार्ज हो रहा है, उतना चार्ज आ रहा है, उसका ये क्या बताता है? वन काइंड ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट। dt का वॉल्यूम एलिमेंट वो क्या करता है? हमें बताता है। अब जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात आती है, तो जो डायमेंशन ऑफ चार्ज है वो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। What I say, in nuclear physics, it is customary to vanish or to remove the dimension of a charge, and thus we define the quadrupole moment in terms like that. That is, Q is equal to 1 by E integration of 3zi square minus ri square into this one element, that is a rho into d2, sorry, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है? ये इक्वेशन आफ्टर द रिमूव ऑफ डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन रिमूव करने के बाद हमें ये मिल रहा है। अब ये क्यू क्या है? देखो ये क्या कर रहा है, क्यू भी हमें अलग अलग इक्वेशंस देने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग शेप देने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने जो यहाँ पे डायग्राम उतारी थी, वो अलग अलग डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है ये। चलो इसको देखते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो Q है, सपोज कंसीडर Q इज इक्वल टू 0 आता है, तो Q इज इक्वल टू 0 आता है, तो जो शेप है हमारा वो सिंपली दैट इज द स्फेरिकल चार्ज फॉर, सॉरी, स्फेरिकल सिमेट्री फॉर दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट, समझो मानो कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये होता है 1/3 ZI²। ये क्या होता है? 1/3, सॉरी, RI स्क्वायर होता है, सॉरी RI स्क्वायर होता है। ये क्यू हो गया। क्यू क्या कर रहा है? इट इज द स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है। अब सपोज Q इज इक्वल टू, अब क्या कहते हैं हम लोग, अनदर वन वैल्यू देखते हैं। क्या है? Q इज इक्वल टू 0 देख लिया हम लोगों ने। अब जो Q होता है हमारा, मानो कि ये Q है पॉजिटिव, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, Q क्या है? पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 3ZI² ग्रेटर देन दी R। और इसको ग्रेटर देन R बोलने से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको 0 से भी ग्रेटर बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो छोड़ो इसको क्या कर लो, यही समझ लो 3Z² ग्रेटर देन R। तो ये जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है विच इज स्ट्रेच टूवर्ड्स द Z डायरेक्शन, Z डायरेक्शन की ओर स्ट्रेच होता है। और इसका जो शेप होता है ना, वो होता है प्रोलेट शेप होता है। कौन सा शेप होता है? यहां पे लिखता हूं मैं, प्रोलेट शेप होता है, लाइक दैट, ऐसा, थोड़ा सा ऐसा प्रोलेट शेप होता है। और लास्ट वन, अगर Q आपका निगेटिव है, Q आपका कैसा है? निगेटिव है, तो इन केस ऑफ दैट निगेटिव, जो भी आपकी ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू 3ZI² विच इज लेस देन दी R, विच इज लेस देन दी R। और जो स्पेस, सॉरी, जो शेप होता है, वो शेप होता है स्फेरॉइड शेप। कौन सा शेप होता है? स्फेरॉइड शेप होता है। तो ये था सिंपली, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट Q चार्ज कैसे है उसके ऊपर से। ये 3 कंडीशंस यहाँ पे हम लोगों ने देखी। देखो बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, इसको डिटेल्स में जा रहा हूं, मैं आगे बताता हूं कि मैं कहां पे आया हूं। सिंपल है, बहुत थोड़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो भी क्वाड्रापोल मूवमेंट है, ये 2 आइडेंटिकल पार्ट से जनरेट होता है, 2 आइडेंटिकल डायपोल से जनरेट होता है। एक तो डिस्प्लेसमेंट और हमारा दूसरा कौन सा है? इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, जो भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट होता है विच इज मेजर ऑफ द लोवेस्ट वेरिएशन, सॉरी, लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ डेविएशन।
of the nuclear charge which is distributed from the spherical shape. अगर उसके बाद क्या देखा था, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, ऑल मूवमेंट हैज वैनिश्ड. So after that, if there is the axial symmetry, not a spherical symmetry, so if there is a axial symmetry with respect to z axis, the dipole moment vanish, but the quadrupole moment is nothing but the qzz is equal to summation of ei in bracket 3zi square minus r square. z डायरेक्शन है, r क्या है, उसका रेडियस है. सो ये हो गया यहां तक. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो वैल्यू होती है, इट इज वन काइंड ऑफ द फाइनाइट वैल्यू. आफ्टर दैट द इंट्रिंसिक क्वाड्रपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियर विथ रिस्पेक्ट टू axial symmetry is nothing but the integration of rho into 3zi square minus I square into d tau, and rho into d tau, it is nothing but the which is considerable that the charge distributions to that volume element of that the volume element rho into d tau. So the after that we see one things in the nuclear physics, the charge, sorry, the dimension, that's correct, the customary to remove the dimensions of charge are removed. So it is nothing but the define the quadrupole moment is the q is equal to 1 by e integration of 3zi square minus ri square into rho into d tau. So in that situation we see the three conditions of q. If the q is equal to 0, in case that is in the spherical shape. If the q is the positive, it is the prolet shape, and if the q is the negative, it is the spheroid shape. So simply ये हो गया हमारा यहां तक. अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं. तो ये था उसके शेप डिटेक्ट करने के सिंपल से इक्वेशन. जो कौन से शेप है, हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ये क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है न्यूक्लियस की, जो कि क्या बताता है, हमें शेप बताता है. ठीक है. अब जो एक्सप्रेशन था हमारा लास्ट वन, जो एक्सप्रेशन था, इफ द सिंस द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, द एक्सप्रेशन तो ये थ्योरेटिकली है, इसको कुछ ज्यादा ये नहीं है हमारे पास, इक्वेशन ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हमने आप लोग देखे. जो एक्सप्रेशन था हमारा चार्ज को लेकर, since the equation of the charge or the expression is divided by the electronic charge, the dimension of quadrupole movement is that of the area. जो भी इक्वेशंस आएगा उसको डिवाइड करने के बाद वो क्या बताएगा, डायमेंशन बताएगा क्वाड्रपोल मूवमेंट के एरिया की. अब देखो, एज दैट द एरिया इज अ वेरी वेरी स्मॉल, एरिया अगर उसका स्मॉल होता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर उस एरिया को गिनने के लिए एक यूनिट है, दैट इज नथिंग बट द बार्न्स. वो कौन सा है हमारा, बार्न्स है. और ये एक बार्न्स की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कम होती है, दैट इज 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर, इतना स्मॉल होता है. अब जब सेमी क्लासिकल कैलकुलेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन करते हैं, लास्ट वन इक्वेशन को मैंने अभी यहां पे लिखा था, मिटा दिया, तो देखते हैं जो लास्ट वन इक्वेशन था. तो अगर इन सेमी क्लासिकल कैलकुलेशंस the one must consider the fact the nuclear symmetry axis is not the space fixed z axis. जो भी हमारी न्यूक्लियर सिमेट्री एक्सिस है इज नॉट द स्पेस फिक्स्ड z axis sorry, but the I axis can be regarded as the symmetry axis. ये बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कुछ खींचने की जरूरत नहीं है. तो अब क्या करते हैं, जो भी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था, ये डायग्राम को देखते टाइम हम लोग और इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. अब इसको थोड़ा सा हम अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं. देखो मैंने पहले ही बताया था, इसको इजी कर सकते थे हम लोग बहुत, लेकिन डीप में नहीं जा पाते थे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद जो शेप्स हम लोगों ने देखे थे, स्फेरिकल था, स्फेरॉइड्स था,
दो और एक स्पेस था, सॉरी शेप था, वो तीनों के तीनों जो शेप्स हैं वो शेप हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम लोगों को डीप में जाना पड़ा था। अब लोग हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। जब हम अकॉर्डिंग टू दी क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है हमारा, दैट इज आई स्टार। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बोलते हैं हम उसको। जो आई स्टार है ये क्या करेगा, इट विल नेवर लाइन अप इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी गिवन डायरेक्शन होगा उस मैग्नेटिक मोमेंट का, वो इसको कभी भी लाइन अप नहीं करेगा। सो इट सेज दैट द एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या बताएगा आपको, जो भी आपकी एक्सटर्नल फील्ड है उसको बताएगा आपका आई स्टार। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्यों देखा हमने, क्यों, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कौन बताता है, ये आई स्टार बताता है। ये आई स्टार नेवर लाइन अप विद द डायरेक्शंस, गिवन डायरेक्शन को लाइन अप नहीं करता है। वो हमें क्या बताता है, जो भी एक्सटर्नल फील्ड है वो बताता है। और इट ऑलवेज प्रिसेज अराउंड द सेम एंगल। उसका जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, उससे वो हमेशा क्या होता है, प्रिसाइज होता है। अब जब हम लोग ये आई स्टार देखेंगे तो ये आई स्टार का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका आई इन ब्रैकेट आई प्लस 1 रेज टू 1/2 एच क्रॉस। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। और इसकी जो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल वैल्यू होगी, क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल जो वैल्यू होगी वो होगी आई एच क्रॉस। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज आफ्टर द डेविएशंस, वो होगी बीटा। वो क्या होगी, बीटा। और ये जो बीटा का रिलेशन है वो सिंपल डिनोट करता है cos बीटा इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आई इंटू आई प्लस 1 इंटू एच क्रॉस। ये एच क्रॉस, एक मिनट है, हाँ एच क्रॉस नहीं आएगा, आई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आई इन ब्रैकेट आई प्लस 1। ये हो गया आपका cos बीटा। ये एक्सप्रेशन उसको एक्सप्लेन करेगा। अब देखो ये जो डायग्राम्स उतारे हैं ना, उसको थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग। अब जो न्यूक्लियर क्वाड्रापोल मूवमेंट है, जो कि हमें सिर्फ क्या बता रहा है, इसके शेप के बारे में बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है, एक बेहतरीन उसकी प्रॉपर्टी है। तो देख सिंपल सेंटेंस में बोलता हूं, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए। इन दैट द न्यूक्लियर क्वाड्रापोल मूवमेंट आर डिफाइंड नॉट द बॉडी एक्सिस। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। न्यूक्लियर क्वाड्रापोल मूवमेंट आर डिफाइंड नॉट टू द बॉडी एक्सिस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डैश एक्सिस के अलॉन्ग जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटेड ये बॉडी एक्सिस हमारा क्वाड्रापोल मूवमेंट नहीं बताता। अलॉन्ग विथ उसका वो प्रिसीजन भी नहीं करता जेड एक्सिस के रिलेटेड। बराबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो आई स्टार है हमारा, आई स्टार क्या है, जेड डायरेक्शंस के रिलेटेड है। आई स्टार क्या है, जेड डायरेक्शन के रिलेटेड है, जेड डैश डायरेक्शंस के रिलेटेड है। और आई एच क्रॉस जो है वो है हमारा जेड डायरेक्शंस के रिलेटेड, इसके रिलेटेड है जेड डायरेक्शंस के। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रहा है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट फिगर मैं बता रहा हूं आपको। देखो अकॉर्डिंग टू दैट फिगर बता रहा हूं, ये जेड डैश और ये जेड, देखो उसको ही इधर लिया है बट थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन ज्यादा किया गया है। ठीक है, अब ये हो गया आई एच क्रॉस इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन बता रहा है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन लेंगे जो हमने लास्ट वन निकाला था, जेड डायरेक्शंस के रिलेटेड जो लास्ट वन हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, उस इक्वेशन को अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट इसको कंसिडर करके लेते हैं तो वो होगा हमारा Q0 इज इक्वल टू, अब उसको अकॉर्डिंग लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, Q0 डैश कंसिडर करेंगे। तो Q0 डैश जो है हमारा वो क्या बताएगा, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस ae प्लस 3a स्क्वायर माइनस a इंटू ई, ये वैल्यू बताएगा हमें वो।
3a² a, ये वाली ये वैल्यू बताएगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको देख लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4e × a²। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, z डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू दी z डायरेक्शन। अगर ये आप z डायरेक्शन को अप्लाई करते हो तो z डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये डेविएशन एंगल भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो होगा आपका Q0 इज इक्वल टू 2e² इन ब्रैकेट, तो हमें वो एंगल लेना है तो क्या होगा, वो cos बीटा -1 होगा। और दिस इज सिंपली नथिंग बट दी Q0 डैश आ गया, ये आएगा ऑब्वियसली, तो आएगा Q0 डैश 1/2 Q0 डैश, और सिंपली ये जो cos बीटा -1 है वो होगा 3 cos बीटा -1। सर ये कैसा आएगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, सॉरी ये 3 बीटा कॉस है ना, बहुत सिंपल है। देखो वैल्यू देखो, ये कितना है 4e² है, और ये क्या है 1/2 Q0 है। देखो नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं लाके बताता हूँ आपको फिर से। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई आपकी अप्लाइंग टू दैट z डायरेक्शन। अगर इसको आप अकॉर्डिंग टू दी I लेते हो तो इसकी वैल्यू भी डिफरेंस आ सकती है। तो क्या है बच्चों, अब ये हो गया सिंपल। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देख लो पहले, फिर मैं डायरेक्ट आपको फाइनल इक्वेशंस के ऊपर लेके चल जाता हूं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रपोल मूवमेंट्स इट इज डिफाइंड ऑन दैट 2 डाइपोल देखे थे हमने। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या निकाला था कि जो भी हमारा इक्वेशंस आया था उस इक्वेशंस को हमने देख के उसके अलग अलग हम लोगों ने शेप बताए थे, बराबर है। एक तो निकाला था हमने z एक्सिस के रिलेटेड QZZ, उसके बाद निकाला था Q0, फिर हम लोगों ने निकाला Q0 डैश निकाला। तो Q0 डैश के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पता चला कि अकॉर्डिंग टू दैट डेविएशंस इस एंगल से अगर हम z के मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट की ओर अगर जाते हैं, न्यूक्लियर क्वाड्रापोल मूवमेंट की ओर अगर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/2 Q0 डैश इन ब्रैकेट 3 cos बीटा -1। तो ये जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस इजी से हम लोग देखेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अब मैं फाइनल जो इक्वेशंस है अकॉर्डिंग टू दैट सिंपल कि हमें क्या करना है, तो वो इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में और डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि क्या है हमारा जो इक्वेशन आता है अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट, तो वो सिंपल है Q इज इक्वल टू 2/5 इन ब्रैकेट B² -A² इंटू Z। ये वाला इक्वेशन, ये बहुत इजी इक्वेशन है, और जो भी बुक्स में दिया गया है, अदर बुक्स में जो भी दिया गया है ना अकॉर्डिंग टू दैट इसको लेके ही एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो गाइज अब क्या करते हैं, सिंपल ये वाला इक्वेशन तो आ गया हमारा। तो ये इक्वेशंस को जब हम लोग आई के थ्रू कंसिडर करते हैं तो इक्वेशंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन हमें वहां पे उतना उसको आई के रिलेटेड देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आई जो होता है आई हमारा बाद में 0 ही आता है, आई को हमें वैनिश ही करना पड़ता है। तो सिंपली अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट the nuclei are uniformly charged ellipsoidal of rotations। कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इलिप्सॉइडल। कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इलिप्सॉइडल। अब जो ये इलिप्सॉइडल के रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, तो सिंपल ये इलिप्सॉइडल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है आपका जो भी चार्ज है वो चार्ज, और these are the rotations of that semi axis, which is rotations of that the
सेमी एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर सेमी एक्सिस में वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इट इज नथिंग बट दी, जो आपका सेमी एक्सिस है, अब इसको हम लोग ऐसा देखते हैं, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो एक्सिस है इसको क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है किसको, आपके ये जो ये क्या है, ये आपकी सिमेट्री एक्सिस है। इसकी रेडियस क्या बताई थी, ए थी। ये क्या था, बी था। ये सिमेट्री एक्सिस क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। लेट अस suppose that the our value of a is nothing but the r in bracket 1 प्लस एप्सिलॉन। इसको कैपिटल एप्सिलॉन भी है, ऐसा भी दिया गया है कहीं बुक्स में। सो इट इज एप्सिलॉन, हम लोग उसको एप्सिलॉन ही बोलेंगे यहाँ पे फॉर अवर better consideration factors. So it is a is equal to r in bracket 1 plus epsilons and the b, जो b है आपका, b is nothing but the, हम लोग सिमेट्री एक्सिस को परपेंडिकुलर देख रहे हैं, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग एक्सिस सिमेट्री के अंदर वो क्या कर रहा है, उसको रोटेट कर रहा है आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को इन कौन से इलिप्सॉइडल शेप के अंदर बोल रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो आपका जो b है, b क्या है, b इज नथिंग बट दी r इन ब्रैकेट i प्लस i माइनस 1/2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है। ये हमने कहां से लिया, हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज इज ओवरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल्स के अंदर जो आपका चार्ज है, इट इज अ सेमी एक्सिस रोटेशन हो रहा है अलोंग दैट द एक्सिस सिमेट्री। सो सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, जो भी आपके ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन को समझ लो पहले, इट इज द नथिंग बट द डिस्टॉर्शन पैरामीटर। ये क्या है, डिस्टॉर्शन पैरामीटर है। जो डिस्टॉर्शन पैरामीटर है वो क्या है कि जो भी आपका डेविएशन हो रहा है, डेविएशन के बाद जो भी एवरेज डायरेक्शन होगा एक्सिस का, वो एक्सिस का एवरेज डायरेक्शन ये क्या करेगा, एप्सिलॉन आपको नोटिफाई करेगा, आपको बताएगा। सो अनदर वन थिंग दैट्स कि जो भी अजम्पशंस हम लोगों ने यहां पे देखा था, जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्टॉर्शंस को लेकर, तो वो सिंपल हमें बताता है जो कि शेप है, डिस्टॉर्टेड शेप है, इज इक्वल टू दी अनडिस्टॉर्टेड शेप। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो डिस्टॉर्टेड शेप है इज इक्वल टू दी अनडिस्टॉर्टेड शेप। तो आपका जो इक्वेशन है वो होगा Q इज इक्वल टू Z इंटू 3ZI स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस की तरफ से देखेंगे, इस एक्सिस की तरफ से देखेंगे, तो वो सिंपल हो जाता है आपका 2/5 B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू Z, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू Z। सिंपल है। और इसको अगर आप आगे भी देखेंगे तो वो आएगा 6/5, लेकिन हमें इतना नहीं, हमें यहां तक ही सॉल्व करना है। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि Q इज इक्वल टू Z इंटू 3ZI माइनस R स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपने ये कैसा लिया। तो एक बच्चों ध्यान देखो, ये क्या है, हमारा एक स्फेरॉइड शेप हम लोगों ने लिया था, इसके अंदर ए क्या है, हमारा सिमेट्री है, और ये क्या है, ये ए जो है ना, ये है इसकी सिमेट्री एक्सिस के अंदर की जो रेडियस है वो डिनोट कर रहा है ए को, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको ये कह रहा है बी। अगर आप इसको प्रॉपरली, ये दोनों इक्वेशंस को आप प्रॉपरली इसके अंदर पुट करते हो, ये आई की वैल्यू, आई तो मैंने आपको बताया था कि इट इज नथिंग बट द वैनिश, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर है उसका क्या होगा, वो वैनिश ही होगा। तो अगर जब आप इसको यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये आई नहीं है, सॉरी ये 1 है, बुक्स में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, ये 1 ही होगा क्योंकि आई तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, सॉरी ये आई नहीं है, ये 1 है, आई नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, आई नहीं है, 1 है। तो ये जो आप इसको प्रॉपरली जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट the considerable after this r and this one for the perpendicular, जो इसको सिमेट्री को जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया था वो था b, उसकी रेडियस थी b।
सो गाइज, मुझे पता है ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा आपको ये हार्ड गया होगा, लेकिन ये इसलिए मैंने लिया है, मुझे ये इक्वेशन कंसिडर करके भी एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये इसको कंसिडर करके अगर मैं एक्सप्लेन करता तो ये बहुत इजी जाता, लेकिन हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमें ये सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें इतना सब डिटेल्स में देखना ही था। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये जो हमारा सीरीज का जो सेकंड वन यूनिट है, वो यूनिट नेक्स्ट वीक के या इसी वीक में खत्म हो जाएगा। 2 या 3 ही पॉइंट्स इसके अंदर बचे। अगर जब भी वो खत्म हो गया, आफ्टर 2 डेज इसकी एग्जाम 101% होगी, जो कि लास्ट टाइम हुई थी सेम वैसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय योर डे।